नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। शुरुआत करते हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी से मुकाबला का फैसला कर लिया है और वहीं 26 अप्रैल को होने जा रहे मेयर चुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भगवा दल ने मेयर पद के लिए शिखा राय को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए सोनी पांडे को पर भरोसा जताया है। एमसीडी में आपको बहुमत हासिल है और वही पहले मेयर चुनाव के लिए कई बार टकराव के बाद उसने जीत हासिल की थी। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो सका और राय और पांडे ने मंगलवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। आज नामांकन का आखिरी तारीख थी, तो आपको बता दें कि बीते दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी और मतदान 26 अप्रैल को होगा। और वही शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद है, तो जबकि सोनी पांडे जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती है। और इससे पहले दिल्ली बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने दावा किया था कि पार्टी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश है। आम आदमी पार्टी ने मेयर शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर ओले मोहम्मद इकबाल को फिर से मैदान में उतारा है। और इससे पहले फरवरी में हुए मेयर चुनाव में शैली ओबेरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया था। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी से मुकाबले का फैसला कर लिया है। 26 अप्रैल को होने जा रहे मेयर चुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए शिखा राय को उम्मीदवार बनाया है, तो वही डिप्टी मेयर के लिए मुकाबले में सोनी पांडे पर भरोसा जताया है। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का जो है ऐलान कर दिया है और मैदान में जो है शिखा राय और सोनी पांडे उतर चुकी है। वही एमसीडी में आपको बहुमत हासिल है। इससे पहले मेयर चुनाव में कई बार टकराव के बाद उन्हें जीत हासिल की थी। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो सका। राय और पांडे ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर लिया। और वही आपको बता दें, 26 अप्रैल को मतदान होगा। शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद है, तो वही सोनी पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती है। और इससे पहले दिल्ली बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने दावा किया था कि पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की संभावना नहीं है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से एमसीडी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दी। पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और अब बीजेपी ने भी 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और मैदान में उतार दिया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मेयर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब जिस तरीके से बात करें पहले भी जो मेयर चुनाव कराए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला था, मगर अब दोबारा से उसी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल बहुमत है और बहुमत के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उनकी पहले जो उम्मीदवार थी यानी कि शैली ओबेरॉय, वो अब दोबारा से नॉमिनेशन भर चुकी है और उनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबेरॉय ही मेयर के पद के लिए चयन की गई है। मगर अब भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी कहते शिखा राय का नाम जो है वो अब उम्मीदवार के तौर पर दिया गया है। वहां तक कि डिप्टी मेयर के लिए बात करें तो उनके लिए भी सोनी पांडे का नाम जो है भाजपा की तरफ से दिया गया। मगर यहाँ पर बात करें 26 अप्रैल की, तो 26 अप्रैल को दोबारा से निगम मेयर चुनाव जो है वो निगम के अंदर कराए जाएंगे। मगर अभी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बात करें तो वो अभी तक नहीं हो पाए। वो भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए थे। मगर अब जिस तरीके से मेयर चुनाव की बात करें तो मेयर चुनाव भी 26 अप्रैल को दोबारा से कहीं ना कहीं हंगामे के ही आसार नजर आ रहे हैं। मगर क्योंकि भाजपा जो है वो अपना मेयर बनाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के पास बेशक बहुमत है, मगर वो भी उन्होंने दोबारा से महिला उम्मीदवार जो है उनकी शैली ओबेरॉय, उन्हीं का नाम जो है नॉमिनेशन करवाया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है, वही घमासान 26 अप्रैल को भी दोबारा से देखने को मिल सकता है। जी
जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच शैली ओबेरॉय का जब ऐलान किया गया था कि पुनः उन्हें मैदान में उतारा गया, प्रत्याशी बनाया गया, और ऐलान के तुरंत बाद शैली ओबेरॉय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि लगातार आम आदमी पार्टी को वो दबा रहे हैं और एक बार फिर से हम मैदान में आ गए, अब देखना होगा कि क्या होता है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से संजय सिंह के द्वारा कहीं ना कहीं शैली ओबेरॉय का नाम जो है वो दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल चयन किया गया था, जब तक ये कहा गया था कि मेयर जो है वो शैली ओबेरॉय ही बनेगी। मगर जैसे ही नाम की घोषणा की गई तो शैली ओबेरॉय ने बिल्कुल केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। मगर यहाँ पर ये बात करें जिस तरीके भाजपा की, तो भाजपा भी पीछे नहीं है, लगातार पलटवार कर रही है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी या फिर चाहे दिल्ली सरकार को घेरा जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मेयर चुनाव जो है वो पहले भी 3 बार घमासान के बाद में कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद में मेयर का चुनाव हो पाया, मगर अभी भी स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसके लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद जारी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शैली ओबेरॉय की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल उनका शैली ओबेरॉय का नाम जरूर दिया गया है। मगर अब देखना होगा क्या शैली ओबेरॉय के साथ साथ जो मोहम्मद आलिम है, जो डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार है, वो भी अब कहीं ना कहीं अपनी कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर भाजपा भी पीछे रहने वाली नहीं है और लगातार यही कोशिश करेगी कि मेयर जो है वो उनका बने। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में बिल्कुल घमासान देखने को मिल सकता है। 26 अप्रैल का जो दिन चयन किया गया है मेयर चुनाव के लिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी, क्योंकि पहले भी जो चुनाव हुआ था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई जो थी वो इतनी ज्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ निगम पार्षदों को चोट भी आई थी। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछली बार चुनाव हुआ था और सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखी गई थी, बॉटल्स फेंकी गई थी, चेयर्स फेंकी गई थी और घमासान जो है नेताओं के बीच में हुआ था और कई लोग घायल भी हो गए थे। तो अगर इस सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस बार क्या पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मेयर चुनाव को लेकर आपकी बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे और लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घमासान बहुत ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ मेयर पार्षदों को भी कहीं ना कहीं चोट आई थी। यहाँ तक कि कुर्सियां फेंकना, बोतलें फेंकना, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, कपड़े पकड़ना, इस तरीके की जो घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती थी कि सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। मगर आपकी बार यानी 26 अप्रैल को कोई भी सुरक्षा व्यवस्था कमी नहीं की जाएगी और लगातार दिल्ली पुलिस की जवानों की बात करें या फिर चाहे मार्शलों की बात करें या फिर एमसीडी की सुरक्षा कर्मियों की बात करें, वो लगातार कड़ी की जाएगी ताकि मेयर चुनाव जो है आपकी बार शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मगर यहाँ पर बात करें शांतिपूर्ण तरीके से मेयर चुनाव कराने की, तो लगता नहीं है कि 26 अप्रैल को दोबारा से शांतिपूर्ण तरीके से मेयर चुनाव जो होंगे। मगर आसार यही है कि घमासान बिल्कुल देखने को मिलेगा और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो वो भी देखने को मिल सकता है। जी राजीव, अगर हम बात कर ली जाए पिछले चुनाव की तो शैली ओबेरॉय ने रेखा गुप्ता को 35 वोटों से हराया था और इस बार जो है मैदान में शिखा राय उतर चुकी है। तो शिखा राय जो है कितनी टक्कर दे सकती है? देखिए, यहाँ पे बात करें भाजपा की तो पहले रेखा गुप्ता का नाम था, आपकी बार शैली और शिखा राय का नाम है। मगर यहाँ पर बात करें शैली शिखा राय जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 1 से पार्षद रही है और पार्षद अभी भी है, मगर वो लगातार कोशिश की जाएगी क्योंकि उनका जो छवि है वो कहीं ना कहीं साफ सुथरी है और उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपनी प्रयास जो है वो या फिर कहे अपनी जो कोशिश है वो पूरी करेंगी। और यहाँ पर देखें सोनिया पांडे की, तो वो भी कहीं ना कहीं निगम पार्षद है, कहते हैं सोनिया बिहार से, मगर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से यही कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से मेयर जो है वो उनका बने, ताकि जो 15 साल तक जो कार्य किए गए थे वही कार्य दोबारा से किए जाए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इन्हीं कार्य को लेकर पहले भी घमासान कर चुकी है, पहले भी आरोप लगा चुकी है और अब की बार भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दोबारा से घमासान और आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी राजीव तिवारी, जिस तरह से पिछली बार चुनाव हो रहे थे उससे पहले कूड़ा पॉलिटिक्स खेली गई थी, सड़कों पर घमासान लगातार देखने को मिला था और लगातार प्रदर्शन जो था दोनों ही पार्टी की तरफ से देखने को मिला। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी है।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, दोनों पार्टियों की बात करें तो मेयर चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन कर चुकी है, नॉमिनेशन भरा जा चुका है। अब सिर्फ 26 अप्रैल का इंतजार किया जा रहा है ताकि मेयर किसका बनेगा ये स्पष्ट हो सके। मगर यहाँ पर बात करें, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिला था, जिसकी वजह से मेयर का जो कार्यकाल था या फिर कहे निगम का जो कार्यकाल था वो नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हंगामा बहुत ज्यादा देखने को मिला। वही हंगामा शायद 26 अप्रैल को दोबारा से देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर प्रयास जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि मेयर जो है वो उनका बने। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल बहुमत है और बहुमत के साथ साथ उम्मीद यही है कि शैली ओबराय ही मेयर जो है वो बनकर दोबारा से आएंगी। मगर यहाँ पर आम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी पीछे नहीं हटना चाहती है और लगातार इस मैदान के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतार कर ये स्पष्ट कर दिया है कि टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी हो सकती है और इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपना प्रयास बिल्कुल करेगी। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात करें या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात करें तो दोनों ही तरफों से अभी भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शैली ओबराय के द्वारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। आरोप तो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ उसको लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है वो पीछे नहीं हट रही है और 26 अप्रैल का ही दोनों पार्टियां इंतजार कर रही है। देखना होगा कि 26 अप्रैल को घमासान होता है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मेयर चुनाव जो है वो कराया जाएगा। मगर अभी भी स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया है। जी राजीव तिवारी, बात अगर सीबीआई, ईडी या फिर जो भी जांच एजेंसियां हैं इनकी लगातार कार्रवाई चल रही है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में बीजेपी के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला, तो क्या ये चुनाव में भी इसका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगभग चौतरफा गिर चुकी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी और लगातार जो कार्रवाई की जा रही है आबकारी घोटाले के अंदर की बड़ा बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जो है वो बड़े जो नेता थे वो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के अंदर है। अब शिकंजा अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के ऊपर कसा हुआ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो है बौखलाहट है वो भी देखने को मिल रही है। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है या फिर क्या है केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है यानी मुखिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीएम के तौर पर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा बिल्कुल चाहती है कि उनके सामने कोई भी उम्मीदवार जो है वो ना टिके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को मजबूरन कहीं ना कहीं भाजपा को ही चुनना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 2024 के लिए सभी पार्टियां की घमासान कर रही है, यहाँ तक कि कर्नाटक चुनाव की बात करें, राजस्थान चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का आरोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मगर जब सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, तलब किया गया था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए। निगम बड़े नेता जो थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई कार्यालय से बाहर भी आए थे तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर ही निशाना साधा था। मगर अब कहीं ना कहीं निगम मेयर चुनाव की बात करें तो मेयर चुनाव के अंदर भी इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है उनका गोरखपुर दौरा है और वहीं वह निकाय चुनाव की जीत के लिए रणनीति बनाने के लिए मैराथन बैठकें करने जा रहे हैं। सीएम गोरखपुर मंडल के चारों जिले के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठकें में निकाय चुनाव के लिए क्लीन स्वीप का मंत्र देंगे और हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण गोरखपुर मंदिर में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं होगा। और वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री की बैठकों का सिलसिला रानीडीहा स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। 1 बजे से 2 बजे तक कुशीनगर जिले की बैठक होगी और इसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक महाराजगंज, 3 बजे से 4 बजे तक देवरिया और 4 बजे से 5 बजे तक गोरखपुर जिले के तहत आने वाले निकायों को लेकर चुनावी बैठकें का दौर जो है
सीएम के द्वारा लगातार जारी रहेगा और इन बैठकों के अलावा गोरखपुर महानगर इलाके के तहत नगर निगम के महापौर और वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव को लेकर सीएम योगी की एक बैठक शाम को करीब 5:30 बजे सिविल लाइंस स्थित आशीष मैरिज हॉल में की जाएगी। और वहीं वर्तमान में गोरखपुर मंडल में लोकसभा की सभी 6 और विधानसभा की 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मंडल क्लीन स्वीप जो किया था और वही 2022 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने गोरखपुर की सभी 9 सीटें समेत मंडल की 28 में से 27 सीटों पर हासिल की है। वहीं महाराजगंज की एक सीट को छोड़कर गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर की में क्लीन स्वीप स्थित रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और चुनावी रणनीतियों को बनाने के लिए बैठकों का दौर जो है आज मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जारी रहेगा। जहां तक की जानकारी अभी तक की हुई है, आज का दौरा जो है वो काफी तूफानी रहेगा। योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, क्योंकि 4 जिलों की जो बैठकें कर रहे हैं उन्होंने, 1-1 घंटे की जो बैठकें हैं उनका सिलसिला प्रतिनिधि भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय से होगा और बैठकों का आयोजन 1 बजे से शुरू होगा। पहली बैठक जो होगी 1 से 2 घंटे की होगी, सारी बैठकें 1 घंटे की होगी। पहली बैठक कुशीनगर के लिए होगी, उसके बाद जो 2-3 बजे वाली बैठक है वो जिला महाराजगंज के लोगों के लिए होगी जी। 3 से 4 बजे वाली बैठक देवरिया और 4 से 5 बजे तक के गोरखपुर के जिले में जितने भी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सबके साथ ये बैठकें करेंगे और रणनीति को तय करेंगे जी। और जैसा कि क्लीन स्वीप वो मंत्र देंगे, जिसे पहले की जिस चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है सांसदीय क्षेत्र में और विधानसभा के क्षेत्र में, उसी तरह के नगर निकायों के चुनाव में भी प्रचंड जीत के लिए इस बार भाजपा कमर कसी हुई है। और इसी सिलसिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे। जी रवि, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे, बैठकों का दौर आज देखा जाएगा और इसी बीच एक विशेष बैठक भी उनके द्वारा की जाएगी। नगर निगम के महापौर और पार्षदों को वो करीब 5:30 बजे उस बैठक का आयोजन किया जाएगा। उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और जोर जो है किस मुख्य बिंदु पर रहेगा? आज जो 5 बजे वाली बैठक है वो सिविल लाइन में स्थित गोरखपुर क्लब में आशीष मैरिज हॉल है, वहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और तो बिंदु की बात कर रहे हैं वो तमाम है कि हमारे विकास कार्यों को जिन्होंने भाजपा ने किया है उसको गिनाते हुए आगे की रणनीति बनाई जाए और मुख्य उद्देश्य एक तरफा उद्देश्य सिर्फ यही जाएगा कि लगभग सारे वार्डों में और महापौर पे भाजपा के प्रत्याशियों की विजय हासिल हो। जी रवि, जिस तरीके से चुनावी जो बिगुल बच चुका है और तैयारियां करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी तैयारी कर रही है और इसी बीच सीएम योगी का मंत्र जो है वो आज देखने वाला होगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने आज जाएंगे, तो वहां की तैयारियों की अगर हम बात करें तो कैसी तैयारियां की गई हैं? पहले भी दिखाया जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने खासकर गोरखपुर का गृह जनपद होने के कारण यहाँ की व्यवस्था को काफी दुरुस्त बनाए रखा है और कोई भी शिकायत होने से उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, जनता दर्पण भी लगाया जाता है। और पार्षदों की बात करें तो मोहल्ले मोहल्ले में जितनी भी सफाई और सड़कें नालियां आदि का भी काम हुआ है उससे किया गया है और उसी सिलसिले में उसी चीजों को दिखाते हुए ये लोग अपना वोट मांगेंगे। और जहाँ काम छूटा हुआ है तो कहीं कहीं काम छूट भी जाता है, नहीं हो पाता है, तो उसको उनकी कमियों को उजागर करते हुए विपक्ष है इस बार चुनाव लड़ेगा। मुद्दा सिर्फ दोनों विकास का ही रहेगा। जी रवि गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मंगलवार को वन कॉम्प्लेक्स मोहाली में आयोजित एक समारोह में बाल
बाल अधिकारी आयोग को लेकर एक लोगो जारी कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाल अधिकारी आयोग पंजाब में बाल सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षा एक्ट 2005 में सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक सहायक प्रणाली के तौर पर कार्य करेगा। और वही लोगों में पंजाब का भौतिक नक्शा और बच्चों के लिए, तो आपको बता दें कि ये जो कार्यकर्ता है, कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक लोगो जारी कर दिया गया और उसमें इन लोगों में पंजाब का भौतिक नक्शा, 4 बच्चों को चित्रों के साथ एक घुमावर गोला दिया गया और उसके नीचे एक हाथ के द्वारा सहारा भी दिया गया, जो बच्चों के लिए अधिकार, उम्मीद और भरोसा और सहायक का प्रतीक बना हुआ है। वही लोगों में बच्चों की भलाई और बाल विकास अधिकारी के लिए प्रति आयोग के भरोसेमंद और कुशल कामकाज के लिए रोशनी डालने का कार्य करेगा। तो वही मंत्री के द्वारा लोगो तैयार करने के लिए प्रो अंजलि अग्रवाल की सराहना की गई और उनके कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया। जिस तरीके से मेहनत और लगन के साथ लोगो तैयार किया गया, बाल अधिकारी आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने बताया कि यह लोगो बच्चों के जीवन में प्रकाश और विकास के लिए अच्छा रूप लेकर आया है। पशुपालन, मत्स्य मंत्री और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देश के तहत डेयरी और विकास विभाग पंजाब कुलदीप जासोवाल, आपको बता दें कि उनके नेतृत्व में डेयरी विकास विभाग, पंजाब डेयरी विकास बोर्ड और किसानों को कुशल बनाने के लिए डेयरी प्रबंधकों का 4 सप्ताह का डेयरी उद्यम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 1 मई 2023 से डेयरी प्रशिक्षण केंद्र छठमली जिले का रूपनगर में संचालित किया जाएगा। डेयरी SAS नगर के लिए आपको बता दें, नगर के जिला उप निदेशक गुरिंदर पाल सिंह काहलो ने बताया कि डेयरी उद्यम प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से 45 साल के बीच हो और कम से कम मैट्रिक पास हो, ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हो और उनके पास कम से कम 5 से अधिक दुराधु पशु हो। और आपको बता दें कि अपना खुद का हार्टेक डेयरी फार्म भी बनाया गया हो। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को दुराधु पशुओं की नस्ल, कृत्रिम और उर्वरक आहार बनाने के लिए भी उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दिशा निर्देश दिए हैं और इसके तहत डेयरी विकास विभाग पंजाब कुलदीप जासोवाल के नेतृत्व में डेयरी विकास विभाग, पंजाब डेयरी विकास बोर्ड डेयरी किसानों को कुशल बनाने के लिए डेयरी प्रबंधकों का 4 सप्ताह के लिए डेयरी उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो 1 मई 2023 से शुरू किया जाएगा और डेयरी प्रशिक्षण केंद्र छठमली जिला रूपनगर में संचालित किया जाएगा। डेयरी SAS नगर में जिला उप निदेशक गुरिंदर पाल सिंह काहलो ने बताया कि डेयरी उद्यम प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से 45 साल के बीच में हो। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम लगातार बने हुए पंजाब की खबर की ओर और आपको बता दें, युवा डेयरी की प्रशिक्षण शिविर का जो है आयोजन किया जाएगा और अधिक से अधिक जो है डेयरी प्रबंधकों को इसका लाभ मिलेगा। और इस पर कैबिनेट मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है, उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। 1 मई 2023 से डेयरी प्रशिक्षण केंद्र छठमली में किया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से डेयरी प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, इसमें पंजाबियों के लिए कितनी अहम जो है इसमें सुराग निकलेंगे, इसमें कितना उनको लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर बता दें तो पंजाब के डेयरी विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब के जो लोग उनको ट्रेनिंग जो दी जाए, जो डेयरी का काम
और उनको जो है ट्रेनिंग दी जाए और जो है 1 मई 2023 से शुरू होती हुई नजर आएगी पंजाब में। और जो सेंटर है, सेंटर प्रणाली में एक गाँव पड़ता है चुनाव, वहाँ पर इनको सिखलाई दी जाएगी और एक शर्त जो है वो रखी गई है कि 18 से 45 उम्र जो है उस व्यक्ति की होनी चाहिए और उनके पास कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको समझाना है तो उन्हें कुछ न कुछ पढ़ा लिखा तो जरूर होना चाहिए। और लगातार देखते हैं तो 5 से ज्यादा जो है उनके पास दुधारू पशु, जो दूध वाले पशु हैं, वो होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो चीज मायने रखती है ट्रेनिंग के लिए। तो अगर ट्रेनिंग ये दी जाएगी तो कैसे डेयरी चलानी है, कैसे पशु पालने हैं, पशु को कैसे चारा देना है, ये सब चीजें जो है इस चीज में आते ही चल आएंगे, जिसके चलते दूध लाने पर जो है लोग होते हुए नजर आएंगे। डेयरी फार्मर जो है जरूर इसका जो है बेनिफिट लेते हुए जरूर नजर आएंगे। जी संदीप सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुक करेंगे मुंबई की ओर। आपको बता दें, एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा का बाजार लगातार गर्म था और कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मंगलवार शाम अजीत पवार ने खुद सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उनके द्वारा कहा गया कि वे एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। इसी बीच एनसीपी की सहयोगी, आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके द्वारा कहा गया कि अजीत पवार को लेकर लगाए जा रहे अटकलों के सवाल का अपने अंदाज में जवाब दिया गया। संजय राउत ने दावा किया कि एमवीए को विधानसभा चुनाव के लिए 180-185 सीटें और लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम 40 लोकसभा सीटें जो हैं मिलेगी और वही 2024 के लिए आगामी चुनाव में एमवीए की जीत होगी। नेशनल लेवल पर बीजेपी की कम से कम 110 सीटों पर कमी आएगी। अजीत पवार ने मंगलवार को कहा कि जब तक जीवित हैं अपनी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी में किसी भी तरह का मतभेद और उनके लिए बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरों को कोई भी सच्चाई नहीं है। बीजेपी के साथ उनके गठबंधन करने के लिए अफवाह के बीच पवार ने इन खबरों को खारिज कर दिया और उनके द्वारा रागपा में 53 से 40 विधायकों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको बता दें, एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर लगातार महाराष्ट्र की सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच अजीत पवार ने बीते दिन शाम को स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि वो एनसीपी में थे और एनसीपी में ही रहेंगे। तो इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है और उनके द्वारा कई बार दावा किया गया था और उनके द्वारा कहा गया है कि 180-185 सीटें जो हैं विधानसभा के लिए है, लोकसभा के लिए 10 सीटें कम से कम होनी चाहिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही है, तेज होती हुई नजर आ रही थी और इसी बीच ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके ट्विटर हैंडल को लेकर भी ट्रोल उनको किया गया था और इसके बाद उनके द्वारा एक बयान जारी कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया कि वो एनसीपी नेता हैं और रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अजीत दादा पवार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल जाएंगे। हालांकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन जिस मुलाकात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लिए लगाया जा रहा था, उस पर उन्होंने खुद कल जो है विराम लगाते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है तब तक एनसीपी की सेवा करते रहेंगे। ऐसे में एनसीपी ही उनका प्रमुख जो है पार्टी है और एनसीपी के लिए हमेशा वह इसी तरह से एक्टिव और कार्यरत रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा
कि इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही है उससे हमारे कार्यकर्ता आहत हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की अवैध और विचाराधीन खबरों को न चलाएं। जी। खास बात यह रही कि अजीतदादा पवार को लेकर लगातार लोगों को मन में यह था कि अजीतदादा पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इस बीच संजय राउत का भी बयान उनके अंदाज में आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी के तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नया चाल है। ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधान सभा के चुनाव में भारतीय महाविकास आघाड़ी 180 से 185 सीटों पर कब्जा करेगी, जबकि लोकसभा चुनाव में 46 से 42 सीटें जो है लोकसभा में एमबीए की आएंगी। यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार को उन्होंने बताया कि एक्टिव मोड पर है और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो उसका जो है प्रत्यक्ष रूप जो है विजय के रूप में देखा जाएगा। खास बात उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 110 सीटें जो है कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो गिरता ग्राफ है उस पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं उसे भुलाकर इसी तरह के प्रोपोगंडा फैलाने में लगी है। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि संजय राउत ने दावा किया है और उनके द्वारा कहा गया है कि एमवीए जो है जीत दर्ज करेगी और कहीं ना कहीं 180 से 185 सीटें काबिज करेगी, तो उनके ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे कि वो जनता को अपनी तरफ लुभाएंगे? देखिए, सबसे पहले शिवसेना के पास जो है सिंपैथी का मुद्दा चल रहा है। शिवसेना लोगों से सिंपैथी ले रही है कि जिस तरह से तमाम बागी विधायकों ने उन्हें छोड़कर जो है एकनाथ शिंदे के साथ गए और सरकार में रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है मुश्किल भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे सरकार के बीच में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि कोई ऐसा विकल्प ढूंढ के रखे जो अगर 16 विधायक उनके निलंबित होते हैं तो सरकार जो है महाराष्ट्र में टिकी रहे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है कि किसे जो है अपने पक्ष में लाया जाए। इसीलिए आज को देखते हुए लगातार अजीतदादा पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन अगर संजय राउत की बात करें तो संजय राउत सीधे तौर पर जानते हैं कि महानगर पालिका में जो है शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना के कब्जेदारी में रहते हुए उन्होंने तमाम जो मूलभूत सुविधाएं गटर वाटर मीटर उस पर लगातार शिवसेना काम करती रही है। खासकर मुंबईकरों के लिए और मराठी मानुष के लिए जिस तरह की सुविधाएं देनी होती है, चाहे वो कंक्रीट रोड की बात करें या फिर शौचालय की बात करें या फिर गार्डनिंग की बात है, तो इस तरह की सुविधाएं जो है शिवसेना अपने अपने वार्डों में अपने अपने कॉर्पोरेटर और विधान सभा के विधायकों के साथ जो करवाती रहती है। तो इस तरह के मुद्दे उनके पास है। हालांकि कोरोना के 2 सालों में महाविकास आघाड़ी सरकार की बहुत शिक्षा लेकर हुआ है, काफी उनकी जो है उनसे नाराजगी हुई है। ऐसे में उनकी निगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के पास एक ग्राउंड बनता है कि कोरोना काल में सभी की स्थिति खराब थी। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना था, उससे निपटने के लिए महाविकास आघाड़ी ने काफी कुछ अच्छा प्रयत्न किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया था कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में काफी अच्छा काम किया है। तो तमाम ऐसे ग्राउंड है जो संजय राउत या उनकी शिवसेना या महाविकास आघाड़ी लोगों को जनता तक पहुंचा सकती है। जी सत्य प्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। आपको बता दें उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर जोरों पर तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पिछली बार की तरह इस बार किसी भी चारधाम यात्रा के लिए ऐतिहासिक होगा और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावनाएं जताई जा रही है। चारधाम
यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित हो। सभी लोग, चाहे चार धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा निश्चित रूप से। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरी तैयारियां उनके द्वारा की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। उसको लेकर के जो यात्रा की तैयारी हो पूरी कर ली गई है शासन प्रशासन की तरफ से, और इस बार यात्रियों को प्रकार की सुविधा दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा भी है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बसु धामी, वो उन्होंने जानकारी भी दी है कि उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यवस्था है वो अच्छी की जाए, और उनको उनकी तरफ से कहा गया है कि शुरुआती दिनों में लग रहा था पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा श्रद्धालुओं का पिछले साल से कम हो सकता है, लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि 13 लाख से ज्यादा का आंकड़ा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पर श्रद्धालु जो आएंगे उनका यहाँ पर पूरा हो गया है। और इसको लेकर के यहाँ जो सरकार की जो तैयारी है वो टाल साबित कर दी गई है। वहीं उसकी तरफ आपको बताऊं, जो पूरी यहाँ पर जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर के दिक्कतें जरूर है। अभी क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरू होने में कुछ दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन ऋषिकेश और मसूरी की जो ट्रैफिक की समस्या वो लगातार बन चुकी है, जिसको देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने यहाँ पर यात्रियों को ट्रैफिक सुविधा में राहत देने के लिए देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के जनपद के जो प्रभारी है उनके साथ मीटिंग करी है, और ताकि यहाँ यात्री को जाम से निजात दिलाई जाए। और उत्तराखंड पुलिस इस बार गूगल की मैपलेस ऐप का सहारा लेगी, जिसके तहत यात्री को यहाँ पर कम दिक्कतें हो यात्रा को लेकर के। और पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं मनीषा, इस बार यहाँ 13,37,000 करीब यात्री अपना पंजीकरण अभी तक करा चुके हैं, और अभी 22 तारीख में क्योंकि 3 दिन का समय अभी बचा है, तो उसको लेकर ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसमें करीब केदारनाथ में 4,17,000 के करीब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बद्रीनाथ में करीब 4 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन का। यमुनोत्री की बात की है तो 2 लाख से ऊपर के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं, और गंगोत्री में करीब 2,40,000 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। और हेमकुंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 3,000 यात्री इन माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को जरूर रूप से बेहतर किया जा सके, उसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो परिवहन मंत्री जितेंद्र राम दास की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री धामी का यही उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आए वो उत्तराखंड की छवि को लेकर के एक अच्छे पल को, अच्छी सुविधा को लेकर के यहाँ जाए, ताकि चारधाम यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और यात्रियों को कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा तो पूरी सुविधा यहाँ पर मिल सके। जी अमित चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 अप्रैल यानी आज रायपुर के पश्चिम, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा है, और वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री 19 अप्रैल को रायपुर स्थित पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में और कई आयोजनों में शामिल होंगे। वे इस दौरान क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:10 पर आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने स्थित नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का लोकार्पण करेंगे और करीब 12:25 पर
नंदनवन मार्ग स्थित अटारी मार्ग के दुर्ग मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके पश्चात मुख्यमंत्री 12:35 पर रजवार में C&D प्लॉट का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद रजवाए गोठान का अवलोकन करेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 12:55 पर महोबा बाजार के कोटा मार्ग के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं दोपहर करीब 1:10 पर गुडियाली में छत्तीसगढ़ महतारी चौक का लोकार्पण करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में आयोजित होने वाली भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे और इसी दौरान कई कार्यक्रमों में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे। तो क्या आज की उनकी रूपरेखा रहेगी, क्या प्लान उनका रहेगा, एक बार पूरा विस्तृत बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा है वो निश्चित तौर पे सराहनीय साबित हो रहा है और खास तौर से रायपुर राजधानी में अलग अलग स्थानों में ये चिन्हांकित करके लोगों को सौगात देने की परंपरा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो कल उत्तर विधानसभा में किया गया था, आज जो है वो बुढ़ियारी क्षेत्र में निश्चित तौर पे किया जा रहा है। जो महतारी चौक का आज लोकार्पण भी किया जाना है। साथ ही साथ जो ग्रामवासी है, वहाँ के स्थानीय निवासी है, वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा रूबरू होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंशा ये रहा है कि शुरुआती दौर से ही रायपुर राजधानी में पहले से ही करने की जो कार्य योजना थी उसको निभाते हुए एक नए सिरे से कार्य का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो आम जन है, सबसे ज्यादा यहाँ पट्टा और जो घर नहीं बन पाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसके तहत आज कई ऐसी शिकायतें हैं जिसका निपटारा भी किया जाएगा। खास बात यह है कि रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री के आने से पहले ही कई ऐसे शिविर लगा दिए गए हैं ताकि उनका समस्याओं का समाधान तत्कालिक निकाला जा सके और समस्याओं का समाधान निकालने के पश्चात ही मुख्यमंत्री से कई ऐसे चुनिंदा हैं जो भू माफियाओं से परेशान है, ऐसे लोगों का चयन करके मुख्यमंत्री से शिकायत करने की भी तैयारी की जा रही है। जी अखिलेश तिवारी, जिस तरीके से आपने बताया पूरी मुख्यमंत्री की रूपरेखा, उनका कार्यक्रम और उसी कार्यक्रम के दौरान करीब 1 बजे के आसपास जो है गुडियाली में छत्तीसगढ़ महतारी चौक का भी उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। तो वहां की अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो आज कार्यक्रम है निश्चित तौर पे, और जो गुडियारी में महतारी चौक का जो लोकार्पण है उसको लेकर के लंबे समय से पुराने स्थानों में मांग रही है। कई ऐसे जो स्थानीय है जो छत्तीसगढ़िया परंपराओं को निभाते हैं। तो महतारी का अर्थ ही होता है माँ, तो माँ को अपने स्वरूप में देखने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी का एक लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही साथ C-मार्ट का अवलोकन भी करेंगे और इसके पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 5 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से सामाजिक संगठनों का जो विकल्प तौर पे देखा जा रहा है, उसके स्थान में ही ये तय माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो आसपास के जो लोग हैं और खास तौर से जो लोकार्पण की बात कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है जो उत्सुकता निभा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सामाजिक संगठन और समरसता को किस तरीके से निभाया जा सके, इसलिए इसी विषय को लेकर के बैठक भी की जानी है। जी अखिलेश तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 बैठक के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। G20 बैठक को लेकर प्रदेश में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और पुलिस महानिदेशक संजय कुंड ने धर्मशाला का दौरा किया और इस दौरान G20 बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों को परखा
और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। और इसी बीच आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में G20 समिट को लेकर कहा कि 19 और 20 अप्रैल को बैठक हो रही है और उनके द्वारा पुलिस की ओर से एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू से लेकर प्लान के तहत जवानों की तैनाती की गई है और इसमें 500 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक प्लान को डाइवर्ट नहीं किया गया है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें सभी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। वहीं एसपी ने बताया कि वर्तमान समय में ड्रोन उड़ाने के लिए मौजूदा समय में मनाही की गई है। ऐसे में किसी भी प्रकार के इससे नियमों की अनदेखी की जाती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए क्या कार्रवाई की चाहिए? इसके लिए देखिए, जो हमने डीसी ऑफिस से रिक्वेस्ट की फ्लाइंग जोन करने के लिए, जो हमारे रूट है उसको फ्लाइंग जोन जो है डिक्लेयर किया। कोई भी ड्रोन जो गतिविधि है एक्सेप्ट सिक्योरिटी एजेंसी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि कोई इसको ब्रीच करता हुआ मिलेगा तो ड्रोन सीजर और अन्य जो लीगल प्रोसीजर्स है उसके तहत हमारी इसमें कार्रवाई। देखिए, ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारे जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, जिस तरह के मिसचीफ करने वाले लोग हैं, जिस तरह का मिसचीफ शहर में होता है या अदरवाइज इस एरिया में होता है, तो उसको लीगली हम डील करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जनरल पब्लिक इस तरह की कोई मिसचीफ या इस तरह की कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने एरिया में आसपास देखते हैं तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत जो है जानकारी दे सकते। और जैसे पहले का पब्लिक के सहयोग से और आप सबके सहयोग से हमें उम्मीद है कि ये इवेंट जो है सक्सेसफुली और धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा नाम बना के यहाँ से फॉरेन डेलीगेट्स और जो भी अन्य हमारे नेशनल डेलीगेट्स आए हैं अच्छी मेमोरीज के साथ करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से G20 बैठकों का दौर जो है अब हिमाचल में होना शुरू हो चुका है, होने वाला है, आज 19 अप्रैल से आज से शुरुआत की गई है और ये 2 दिनों का है। इसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर की गई है, लोगों में कितने उत्साहित लोगों को देखा जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, ये जो G20 शिखर सम्मेलन है कांगड़ा में होने जा रहा है, धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में होने जा रहा है और हिमाचल के लिए काफी गर्व की बात है कि इतिहास बनेगा, ये एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है हिमाचल के इतिहास में। और G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो पिछले कल ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे पर सबसे दल और दोनों दलों के लोग मौजूद थे और काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अभी तक इतनी बड़ी मेजबानी को हिमाचल को पहली बार मिली है और इससे पहले प्रधानमंत्री खुद 2 दिनों तक धर्मशाला में रुके थे। तो अब ये माना जा रहा है कि हिमाचल के लिए काफी गर्व की बात है, काफी ये खुशी की बात है कि हिमाचल को इतनी बड़ी मेजबानी मिली है और G20 डेलीगेट्स है वो हिमाचल पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर हुआ है। और जो हिमाचल की जो धरोहर है, संस्कृति है, वो उसके साथ उनका जो है स्वागत यहाँ पे जोरदार तरीके से किया गया। डेलीगेट्स के साथ जो स्थानीय जनता भी काफी खुश है क्योंकि पहली बार हिमाचल को इतनी बड़ी मेजबानी मिली है और इस मेजबानी से हिमाचल का जो नाम है वो देश दुनिया में होने जा रहा है। जी टीना जी, अगर हम बात कर ली जाए यहाँ पर सुरक्षा की, तो एसपी के द्वारा कहा गया या सख्त निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि ड्रोन उड़ाना मौजूदा समय में मनाही ही है और अगर जो भी उड़ाएगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि G समिट का जो सुरक्षा का जिम्मा है 500 पुलिस जवानों को यहाँ पर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री है कांगड़ा में, उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक प्लान के तहत जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक प्लान को भी यहाँ पे डाइवर्ट नहीं किया गया है। एक टीम को भी गठित किया गया है जो सारी घटनाओं पर, सारी चीजों पर नजर रख रही है। और वर्तमान समय में जो ड्रोन उड़ाने के लिए सख्त मनाही पुलिस की तरफ से की गई है और ऐसे में अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी टीना जी, अगर बात कर ली जाए एयरपोर्ट और वेन्यू प्लान जो भी तैनात किए गए उनके लिए 500 पुलिस जवान तैनात किए गए और एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है जो हर गतिविधि पर नजर रखेगा। जिस तरीके से आपने बताया, तो वहां पर जो तैयारियां हैं उनके द्वारा क्या क्या स्पेशल की गई है, जो विदेशी डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हैं उनको कैसे लुभाने के लिए, हिमाचल की अपनी संस्कृति को झलकाने के लिए क्या विशेष वहां पर तैयारियां की गई है?
जी बिल्कुल, पिछले कल भी जब डेलीगेट्स का स्वागत धर्मशाला एयरपोर्ट पे किया गया था, गजल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे हिमाचल की संस्कृति के साथ, हिमाचल की धरोहर के साथ जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उनका स्थानीय लोगों ने स्वागत किया था। उसके अलावा जो अभी की अगर हम बात करें तो वेन्यू पे भी उनको जहाँ पे ठहराया भी गया है, वहाँ पे हिमाचली जो डिश है, जो हिमाचल की जो आप बोलेंगे कि व्यंजन जो खास तौर पर अपनी पहचान हिमाचल की रखते हैं, वो उनको सर्व किए जा रहे हैं। हिमाचल के जो अलग अलग जिलों की जो संस्कृति है उनसे उनको रूबरू करवाया जा रहा है। बड़े तौर पर जो हिमाचल सरकार और अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें, बड़े तौर पर इसकी तैयारियां की गई है। कांगड़ा के डीसी हैं निपुण जिंदल, उन्होंने कहा है कि जो डेलीगेट्स है उनकी सुरक्षा से लेकर उनका जो मनोरंजन से लेकर तमाम तरह की चीजों पर विशेष जो प्लान के साथ प्लानिंग की गई है। प्लानिंग के साथ सारी चीजों की जा रही है ताकि हिमाचल की धरोहर, क्योंकि पहली बार जो इतना बड़ा सम्मेलन की जो मेजबानी हिमाचल को मिली, उसके साथ साथ हिमाचल की जो संस्कृति है, जो यहाँ का जो चीजें हैं, वो हिमाचल से जो जाने वाले मेहमान है वो अपने साथ यहाँ की जो मधुर यादें वो लेकर जाएं। यहाँ का जो संस्कृति और जो यहाँ का पहचान है हिमाचल की, वो चीजें। जी टीना ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।